भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को देखें, उसके बाद हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जो हिंदी पार्ट है वो किस तरीके से होगा, ये प्रोविज़न कब आया, क्यों आया, इसे हम देखेंगे। क्योंकि जो हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इसको हिंदी में लिखा गया है। ये एक्चुअल में प्रक्रिया जो है संविधान के बनाने के बाद तो शुरू हुई थी, लेकिन जो इसका हिंदी टेक्स्ट है उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी, इसलिए बाद में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि हिंदी टेक्स्ट को लिखने की प्रक्रिया चली थी, जो है एक राइटर थे जिनका नाम वैद्य था, उन्होंने लिखा था। आगे हम देखते हैं कि जो हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनली नहीं था। तो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज। यानी जो हिंदी लैंग्वेज उस समय लिख दिया गया, लेकिन आगे हिंदी लैंग्वेज की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से उसके वर्ड समाहित किए जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही थी हिंदी टेक्स्ट को लेकर के, हिंदी पाठ को लेकर के। तो भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। तो 1987 में 98वां संविधान संशोधन किया गया और उसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल 394A, तो अनुच्छेद 394A जोड़ा गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 22 में समाहित किया गया है। अगर हम देखें आर्टिकल 394A 394A क्या कहता है, द प्रेसिडेंट शैल काज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, द मॉडिफिकेशन विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन कन्फॉर्मिटी विद द लैंग्वेज स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी adopted in the authoritative text of the central act in Hindi can be made in it। यानी जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजिंग की जाएगी उसके लिए अथोराइज कौन किया गया है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है अथॉरिटी दी गई है, वो क्या क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी लैंग्वेज। भारतीय संविधान का ट्रांसलेशन हिंदी लैंग्वेज में करने की जो अथॉरिटी दी गई हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। साथ ही साथ किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन हो लैंग्वेज में या स्टाइल में या उनके टर्मिनोलॉजी में, जो वर्ड हैं उनकी एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन क्या होगी, उनकी टर्मिनोलॉजी कैसे यूज होगी और कोई समस्या आती है तो कैसे उसका निस्तारण होगा, इन सब प्रक्रियाओं की अथॉरिटी जो दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है। आगे हम देखते हैं ऑल द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट। इनका कहना है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदलाव होगी उसमें भी हिंदी को समाहित किया जाना चाहिए, उसके सारे क्लाज को, सारे अनुच्छेदों को हिंदी में भी अमेंडमेंट किए जाने चाहिए। द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। यानी जो भी अमेंडमेंट होंगे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंडमेंट हो रहे हैं वो इंग्लिश में होंगे, लेकिन उनका ट्रांसलेशन हिंदी में होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो हिंदी का मैटर है वो एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में बनेगा, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा। लेकिन अगर कोई समस्या आ गई वर्ड को लेकर के, तो द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शैल बी कंस्ट्रूड टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश। यानी जैसा कि अगर कोई शब्द है जिसका इंटरप्रिटेशन इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग प्रतीत होता है, उस केस में क्या किया जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही थी। तो यहाँ पर एक चीज़ साफ कह दी गई है कि अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन में, कोई टर्मिनोलॉजी में कोई समस्या आती है तो वो मीनिंग वही मान्य होगी जो इंग्लिश में है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये चीज़ें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी लागू होती है। अगर हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ भी पेपर जो बनता है वो इंग्लिश में बनता है और उसके बाद उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है। पेपर में साफ साफ लिख दिया जाता है, यूपीएससी के पेपर में भी लिखा होता है, सीसेट के पेपर में या अन्य पेपर में, कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को ही फाइनल माना जाएगा अगर किसी वर्ड को लेकर के इंटरप्रिटेशन में गलती
किस गुंजाइश दिखती है। तो इफ़ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन दिस मैटर द प्रेसिडेंट शैल काज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज्ड सुटेबली। तो अगर हमारे सामने कुछ इस तरह की समस्याएं आती हैं कि हिंदी में टेक्स्ट अलग मीनिंग दे रहा है, इंग्लिश में अलग दे रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, उस ट्रांसलेशन को फिर से सुटेबल तरीके से रिवाइज करने की बात कहेंगे। जैसा कि हम देखते हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, सीसेट पेपर में बहुत सारे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनका हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो बहुत शुरू में जब ये सीसेट पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, उपद्रव बहुत ज़्यादा हुए थे। तो पहले सीसेट जो है कंपलसरी पेपर की तरह था, यानी मेरिट लिस्ट में जीएस और सीसेट दोनों के मार्क्स जुड़ते थे। लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा विवाद हो गया तो यूपीएससी ने क्या किया, सीसेट को कंपलसरी के साथ साथ उसको क्वालिफाइंग कर दिया है, यानी अब सिर्फ वो 33.33% मार्क्स लाने हैं और वो जो है अब उसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, यानी प्रीलिम्स का जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें ऐड नहीं होते हैं। तो आगे हम देखते हैं द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शैल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पज इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। तो इस 394A जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा 394A ये कहता है 394A ये कहता है कि अगर किसी भी तरीके का ट्रांसलेशन होगा, जो भी अमेंडमेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, हर जब भी उसमें अमेंडमेंट करके पब्लिश किया जाएगा तो उसके लिए अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हिंदी में बनाए जाएंगे, उसका पब्लिकेशन किया जाएगा और उसी अनुसार भारतीय संविधान की इंटरप्रिटेशन की जाएगी। ये था हिंदी टेक्स्ट। आगे हम देखें हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सैलिएंट फीचर में थे स्पेसिफिक, कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अलग जीवंतता दिखाते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ दिखाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।